के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम आगे आज डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमने डिस्कस करना है आज, वो डिस्कस करना है कि कैसे आप ये इंश्योर करेंगे कि आपकी वेबसाइट जो है वो सेफ़ है। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको इसी टाइप के आपको क्वेश्चन तो ऐसे लगेंगे यार क्या बकवास क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन वो नंबर भी हमें इस बकवास क्वेश्चन के आंसर को लिखने के मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है वो थ्योरी बेस्ड होंगे, पूरा का पूरा आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपका आएगा। इसके बाद जो है देखिए क्या कह रहा है सेफ साइट के अंदर, कह रहा है समटाइम यू हैव ए नीड टू प्रोवाइड योर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन सच एज पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल। फॉर एग्जांपल यू माइट बी अप्लाइंग ऑनलाइन टू रजिस्टर फॉर एन एंट्रेंस एग्जाम थ्रू ए लेजिटिमेट साइट दैट आस्क फॉर योर पर्सनल डिटेल। कह रहा कई बार क्या होता है कि जब हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें पर्सनल डिटेल को एंटर कराना पड़ता है, या अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो परचेज करते समय आपको बैंक डिटेल देनी पड़ती है। तो जब ऐसा हमारा सिनेरियो होता है तो उस केस में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या रहे, सिक्योर रहे। तो उसका क्या तरीका है वही इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी चाहिए? सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए कि आप जो भी यूआरएल किसी भी वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो उस वेबसाइट के लिंक के ऊपर क्लिक करने की बजाय आप क्या करेंगे, उसको मैनुअली टाइप करेंगे। ये सबसे पहला सबसे मेन जो आपका पॉइंट है वो यही है। कह रहा है टाइप द यूआरएल ऑफ द वेबसाइट इन द वेब एड्रेस बार ऑफ ए ब्राउजर ऑन योर ओन। ऑन योर ओन का मतलब आप खुद से उसको टाइप करेंगे, क्लिक नहीं करेंगे लिंक के ऊपर दैट टेक्स टू दैट वेबसाइट, और ना ही कॉपी पेस्ट करेंगे उस लिंक को आपके वेब ब्राउजर के अंदर। आपने हमेशा ही अपने जो वेबसाइट का लिंक है जिसके ऊपर आपने जाना है उसको एड्रेस बार में आपने केवल और केवल टाइप करना है, ना कॉपी पेस्ट करना है, ना डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। तो पहली हमारी सबसे सेफ्टी वाली चीज़ ये होगी कि आपको लिंक को टाइप करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि आप ये ज़रूर देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTTP पे कंटेन है और उसमें पैडलॉक साइन है या नहीं है। पैडलॉक साइन आपको मैं नीचे अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपकी दो वेबसाइट्स के एग्जांपल दिए हैं school.com, तो इसके अगर आप आगे देखेंगे तो आपकी एक्सक्लेमेशन मार्क बना है। सिक्योरिटी का इसका कोई लेना देना नहीं, पता ही नहीं सिक्योर है या नहीं है। इसी के साथ जो दूसरी वेबसाइट है उसमें देखें आप दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। तो ये पैडलॉक, पैडलॉक इसी को बोलते हैं बेटा। ये जो आपको एक लॉक नज़र आ रहा है, पैडलॉक का मतलब है ये साइट सिक्योर है और उसके साथ में सिक्योर लिखा भी आएगा। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस भी की थी। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यही देखेंगे कि जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर HTTPS जरूर हो। देखो इसमें S लगा हुआ है, S है मतलब सिक्योर है। दूसरी चीज़ पैडलॉक होना चाहिए और तीसरी चीज़ सिक्योर लिखा होना चाहिए। तो यानी आपकी वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। तो देखो जैसे नीचे भी बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि आपका ये जो कनेक्शन है ये सिक्योर है वेबसाइट के साथ। इसके ऊपर आप जो भी डिटेल शेयर करेंगे उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक नहीं होगी। तो कह रहा है व्हेन दिस वेबसाइट गेट लोडेड बिफोर यू स्टार्ट टाइपिंग एनी इन्फॉर्मेशन। जब आपकी वेबसाइट लोड होती है उस पर इन्फॉर्मेशन टाइप करने से पहले इंश्योर करें वेबसाइट का एड्रेस कैसा है। कह रहा है जो सेफ वेबसाइट होगी वो होगी HTTPS से, और जो सेफ नहीं है वो केवल HTTP से होगी, इसके साथ S नहीं आएगा, यानी सिक्योर प्रोटोकॉल इसके साथ यूज़ नहीं हुआ। हम जो चैप्टर 1 और 2 है उसमें पढ़ेंगे सिक्योर प्रोटोकॉल के बारे में, तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि आपका पैडलॉक जो है वो क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका पैडलॉक क्या है, क्लोज फॉर्म में है, बिल्कुल क्लोज है, यानी आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी डिटेल आप डालेंगे वो सारी की सारी क्या रहेंगी, आपकी सिक्योर रहेंगी। तो ये दोनों एग्जांपल से आप इनको इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट आता है वो आता है सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन से आपका क्या मतलब है? तो देखिए एक जनरल वे में अगर हम बात करें सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब डाटा का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। और सिक्योर कब होगा डाटा? सिक्योर तब होगा जब हम वो डाटा जिसको भेज रहे हैं केवल उसी के पास वो आपका रिसीव हो, बीच में ना तो कोई दूसरा बंदा उसको हैक कर पाए, ना ही वो आपका मैसेज जो है वो डिस्टॉर्टेड हो, यानी वो बीच में जाता जाता कम्युनिकेशन के टाइम पे, ट्रांसमिशन के टाइम पे उसका जो मतलब हम जैसा बताना चाहते हैं वो चेंज हो जाए, यानी आपका जो डाटा है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो करप्ट हो जाए।
तो वो दोनों चीज़ें हम इसमें सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में देखते हैं। तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन क्या है कि ट्रांसमिशन के टाइम पे जब आपका डाटा एक बंदे से दूसरे बंदे के पास ट्रैवल करता है तो वो केवल उसी के पास जाए जो हमारा टारगेट है या जिसको हम भेजना चाहते हैं या जो एक्चुअल उसका रिसीवर है। और इस ट्रांसमिशन के बीच में वो डाटा किसी भी टाइप से करप्ट नहीं होना चाहिए या उसके अंदर किसी टाइप के चेंजेस नहीं होने चाहिए, जैसा हमने भेजा है वैसा ही वो दूसरे को मिले। तो वही इसने बताया, देखिए कह रहे सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन मीन अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफ गार्ड। इनफ टेक्निकल सेफ गार्ड मतलब जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी हो सकती है, जितनी पर्याप्त है उतनी हम लगाएं, ताकि हमारा जो डाटा है वो ट्रैवल जो करे वो सेफली करे, किस तक, उसके टारगेट तक, विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज और एवेस्ट्रॉप। कॉम्प्रोमाइज और एवेस्ट्रॉप का मतलब है कि उसमें चेंजेस ना हो, बिना चेंज हुए जो हमारा टारगेट है जिसके पास हम डाटा पहुंचाना चाहते हैं उस तक वो बिना चेंज हुए बिल्कुल सिक्योरली जो है वो आपका पहुंचे। तो कह रहा है टू इंश्योर। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि ठीक है ये तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन होगी, अब आप ये बताएं कि कैसे आप सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन करेंगे। तो उसके केस में हमें ये 3 पॉइंट लिखने हैं, क्या क्या, कौन सी टेक्निक्स का आप यूज़ करेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। पहले पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन and how do you apply it to your data or which techniques you are used so that your data will be secure। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे SSL सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। SSL का मतलब जो आपका है वो सिक्योर सॉकेट लेयर है। ये इसके बारे में हम और डिटेल में आपके फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने केवल ब्रीफ लेना है। तो कह रहा है सिक्योर सॉकेट लेयर जो है उसके अंदर जो है आप स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मेंशन करते हैं जो क्या करती है। देखिए एसएसएल का क्या काम है, मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने एक स्कीम आपको बताई थी कि जब आप किसी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना चाहते हैं तो उसको आप इनक्रिप्ट कर देते हैं। इनक्रिप्ट मतलब दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं। सपोज करो एक नाम है हमारा अमित, ठीक, एक नाम है हमारा अमित। अब अमित को ये एक हमारा मैसेज है जिसको मैं दूसरे तरफ भेजना चाहता हूँ, रिसीवर के पास दूसरे फ्रेंड को भेजना चाहता हूँ, दूसरे बंदे को भेजना चाहता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे ही भेजूँगा तो हो सकता है इसका जो है वो आपका जो मैसेज है वो लीक हो जाए या दूसरा जो हैकर है वो उसको हैक करके उसको समझ लेगा ईजिली। लेकिन अगर इसको मैं इनक्रिप्ट कर दूं यानी किसी ऐसी कोडिंग लैंग्वेज में इसको लिख दूं कि वो समझ ना पाए। अब देखो कोडिंग लैंग्वेज एक, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कोडिंग लैंग्वेज सपोज हमारे ए से जेड तक आपके अल्फ़ाबेट है A to Z। तो हमने कहा कि A को मैं 1 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक, और Z को 26 लेटर होते हैं हमारे। अब जो मैं मैसेज बनाऊंगा मेरा अमित, ए के लिए मैंने क्या यूज़ कर लिया, 1 यूज़ कर लिया, मैंने इनक्रिप्ट कर दिया इसको, दूसरी कोडिंग लैंग्वेज में चेंज कर दिया। ऐसे अमित के लिए सुबह 16 है, आई के लिए 19 है और टी के लिए 14 है, सपोज कर रहे हैं। जो भी इस पे आएगा वो हम कर लेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया सिर्फ इनक्रिप्शन का। अब मेरा डाटा क्या हो गया, इनक्रिप्ट हो गया। अब ये डाटा जो मेरा नेटवर्क में ट्रैवल करेगा तो इस डाटा को समझना मुश्किल है कि एक्चुअल मैसेज क्या है इसका, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, कोडेड फॉर्म में है। तो जो कोडेड वाला फॉर्म है या इंक्रिप्शन वाला काम है वो हमारा कौन सी लेयर करती है, सिक्योर सॉकेट लेयर। इसलिए इसको सिक्योर सॉकेट लेयर भी बोला जाता है। किस किस के बीच में, आपके वेब सर्वर और ए ब्राउज़र इन एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन। यानी आपके ब्राउज़र से जैसी कोई इन्फॉर्मेशन निकलती है उसको सबसे पहले क्या कर देता है, आपका इनक्रिप्ट कर देता है, कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। फिर आपके वेब सर्वर पे आपकी वो इन्फॉर्मेशन होती हुई आपके किसी सेकंड पर्सन जिसको आप भेज रहे हैं उसके पास पहुंचती है। तो कह रहा था यूज ऑफ एसएसएल टेक्नोलॉजी इंश्योर दैट ऑल डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन वेब सर्वर एंड ब्राउज़र रिमेन इनक्रिप्टेड। एसएसएल टेक्नोलॉजी का काम यही है कि जितना भी डाटा आपके ब्राउज़र से वेब सर्वर तक ट्रैवल करे, ट्रांसमिट करे, वो एनकोडेड फॉर्म में हो, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, ताकि वो आपका क्या रहे, सेफ रहे। सेफ्टी हमारी तभी होगी। तो यही उसका एक एग्जांपल है। अब ये वाला डाटा आपका ट्रैवल करेगा बजाय कि एक्चुअल मैसेज नहीं, इनक्रिप्टेड मैसेज आपका ट्रैवल करेगा आपके नेटवर्क के अंदर। और जब दूसरे के पास पहुंच जाएगा तो एसएसएल सॉकेट लेयर जो है वो रिसीवर के पास भी होगी। वो सॉकेट लेयर जो आपका एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम को इजीली रीड करेगा, इस इनक्रिप्टेड फॉर्म को चेक करेगा और उसके बाद उसको क्या कर देगा, वापस से कन्वर्ट कर देगा उसके एक्चुअल मैसेज पे। दूसरा है डाटा इंक्रिप्शन। डाटा इंक्रिप्शन वही है आपका, ये एसएसएल के लिए काम करती है। इसके अलावा कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर भी हैं जिनके अंदर आप डायरेक्टली इनक्रिप्ट कर सकते हो। तो डाटा इंक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्ट डाटा व्हेन सेंट ओवर इंटरनेट इज हार्ड टू स्टील एंड हेंस इज सेफर। कह रहा है अगर आपका डाटा इंक्रिप्टेड होगा तो उसको
सेंड करना इंटरनेट के ऊपर वो आसान है और चोरी जो होना है वो मुश्किल हो जाता है और डाटा आपका सेफ रहता है। इसके अलावा कुछ सेफ प्रोटोकॉल्स का भी आप यूज़ करेंगे। सेफ प्रोटोकॉल जैसे हमने एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल क्या होते हैं, देखिए हम प्रोटोकॉल चीज़ को समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल्स हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं किन्हीं भी दो डिवाइस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे, चाहे वो आपके मोबाइल हों, चाहे वो आपके लैपटॉप्स हों, चाहे आपके डेस्कटॉप हों, जब वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। वही रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे क्या कहलाते हैं, आपके प्रोटोकॉल कहलाते हैं। तो कह रहा है सच एज फॉर फाइल यूज सिक्योर एफ। अगर हमें कोई फाइल भेजनी है इंटरनेट के ऊपर तो हम एफ प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। आप बोलेंगे सर एफ प्रोटोकॉल का मतलब, एफ प्रोटोकॉल का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी ऐसा प्रोटोकॉल जो आपकी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है एक सिस्टम, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे सिक्योरली। तो वही हमारा क्या कहलाता है, एफ। कह रहा है वेयर एवर पॉसिबल वन शुड यूज सेफ प्रोटोकॉल दैट यूज सम सेफ्टी शेल सच एज SSH इच विल इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बीइंग डाटा ट्रांसफर। कह रहा जहाँ भी हो में जितना भी पॉसिबल हो हमें प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना चाहिए, सेफ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना चाहिए, जिस तरीके से आपका SSH जो है वो हमारा काम करता है। ये इसको भी हम पढ़ेंगे, SSH को भी हमने पढ़ना है। तो इस टाइप के आपके प्रोटोकॉल क्या करते हैं, आपके डाटा को सिक्योर रखते हैं, इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखते हैं, ताकि जब वो आपका एक आपके डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुँचे तो वो सेम वही मैसेज पास करे जो सेंडर ने भेजा है, और ना ही उसको बीच में किसी तरीके से चुराया जा सकता है, स्टील किया जा सकता है। बिल्कुल सिक्योरली वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है अदर एथिकल इश्यूज। और क्या क्या एथिकल इशू हो सकते हैं आपके डाटा को लेकर, कि किस तरीके से और किस तरीके से डाटा को कॉपी किया जा सकता है या स्टील किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है। ये आपकी 3 टर्म है बेटा। ये 3 टर्म आपने ऐसे याद कर लेनी है कि आपसे नींद में भी कोई पूछे तो आप बता सके। ठीक, तो क्यों, क्योंकि हमेशा आपसे ये पूछेगा ही पूछेगा, तीनों टर्म पूछेगा, तीनों नहीं तो दो तो कम से कम पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, कई बार क्या करता है, दो टर्म्स को मिला के, सपोज IPR, कई बार देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय IPR। ठीक, IPR और प्लेगरिज्म के बीच में क्वेश्चन दे देगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPR एंड प्लेगरिज्म, या बोलेगा कि डिफाइन द टर्म IPR एंड प्लेगरिज्म। इन दोनों को मिला के आपका 3 नंबर का क्वेश्चन दे देगा। डिफरेंस पूछेगा तो 5 में भी दे सकता है। 5 में आना मुश्किल है, कम चांस रहते हैं, मोस्टली 3 से 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखें। डेफिनेशन आपने बहुत बेहतर तरीके से याद करने, चीज़ों को समझ लेना है। समझ लिया तो आप तीनों टर्म आपकी ईजिली याद हो जाएंगे, आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या कह रहा है, दीज डेज वी कैन ईजिली से आवर सोसाइटी इज इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कह रहा है आजकल हम जानते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है वो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी हो गई है, और आज का हमारा जो युग है वो इन्फॉर्मेशन युग है। कह रहा है इन्फॉर्मेशन इज द मीन टू एक्वायर नॉलेज। इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि नॉलेज को एक्वायर करना, जितना आप इंटरनेट से या दूसरी चीज़ों से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो कह रहा है इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इन्फॉर्मेशन फॉर्म द इंटेलेक्चुअल कैपिटल फॉर ए पर्सन और ए बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है। कहने की क्या बात है, देखो अगर सपोज करें हमारे पास कोई डिज़ाइनर है, आप में से कोई डिज़ाइनर है, या कंपनीज के जो डिज़ाइनर होते हैं वो कोई एक गाड़ी का डिज़ाइन बनाते हैं, बाइक का डिज़ाइन बनाते हैं, गाड़ी और बाइक का डिज़ाइन बनाया उसने, अगर उसका बनाया हुआ डिज़ाइन कोई दूसरा चोरी कर ले और अपने नाम से उसको पब्लिश कर ले, तो इस डिज़ाइनर का तो जो भी आपका मतलब मेहनत थी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो उन चीज़ों को बचाने के लिए क्या बनाए गए, IPR बनाए गए। IPR प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है कि आप जो चीज़ आपने बनाई है उसका जो ओनर है, एक्चुअल जो ओनर है वही उसका ओनर रहेगा। अगर कोई दूसरा उस चीज़ को कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश करता है तो उसके ऊपर आप खिलाफ केस कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कहाँ पे होती हैं, अगर आपको याद हो, सॉन्ग्स के अंदर। सॉन्ग्स के अंदर कई बार आपने सुना होगा कि फलाने सिंगर ने फलाने सिंगर के ऊपर केस कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, उसकी जो पुराना जो गाना था उसकी जो आपकी म्यूज़िक था उसको कॉपी कर लिया।
तो वो क्यों होता है, वो इसी में आता है IPR, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग जो है उसकी एक अपनी क्रिएटिविटी होती है, तो उस क्रिएटिविटी को सिक्योर रखने के लिए IPR एक्ट बनाया गया, ताकि कोई एक दूसरे की क्रिएटिविटी को चुरा कर अपने नाम से पब्लिश ना कर सके। ये आता है आपका IPR में। ठीक, इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो IPR की जो डेफिनेशन है, अगर आप देखें आपकी बुक में ग्रीन कलर का नोट है, नोट्स ये बहुत काम आएंगे आपको डेफिनेशन याद करने में। क्या कह रहा है, कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आर द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू क्रिएट हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज। कह रहा है जो IPR राइट्स हैं वो उस बंदे के राइट्स हैं जिसने उस इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया है या जो उसका ओनर है, और वही डिसाइड करता है कि आपको आगे ये वाली जो उसने डिज़ाइन है वो किसको देना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकता है, कौन उसको शेयर कर सकता है, सारी चीज़ें वही ओनर डिसाइड करता है। कह रहा है शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूट करना हो, शेयर करना हो या एक्सचेंज करना हो। आल्सो इट गिव द ओनर ए राइट टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग। अब ओनर जो है वो उस चीज़ का प्राइस अपने हिसाब से रख सकता है, उसको पूरा राइट है कि उसको कितना टाइम लगा, कितनी मेहनत लगी, किस टूल का यूज़ किया, क्या कुछ उसका खर्चा है, उसको मिला के वो अपना प्राइस डिसाइड कर सकता है अपनी चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने, जैसे आपको एक अगर मैं एग्जांपल दूं तो उसके अंदर यही होता है, जो आपकी म्यूज़िक वाला मैंने एग्जांपल दिया था सिंगर्स वाला, उसके अंदर भी यही होता है कि आपका जो अगर यूज़ करना है आपने म्यूज़िक, पुराने किसी गाने का म्यूज़िक यूज़ करना है, तो उस गाने को जिसने कंपोज किया था, जिसने एक्चुअल में उस म्यूज़िक को बनाया था, उससे आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अब परमिशन देते वक्त तो हो सकता है वो आपसे कुछ पैसे की भी डिमांड करे, क्योंकि उसका राइट है वो, क्योंकि उसने उसको डिज़ाइन किया, वो उसका राइट है कि वो आपसे पैसे लेके उस चीज़ को सेल करे या पैसे लेके आपको शेयर करे, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने उससे परमिशन भी नहीं ली और आपने अपने नए जो एल्बम थी उसमें उस गाने को यूज़ कर लिया। तो अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो वो आपके ऊपर जो है वो केस कर सकता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एक्ट के तहत, जिसके अंदर आपको फिर सज़ा का प्रावधान भी है, और इसके अलावा आपको जो वो अमाउंट बोलेगा कोर्ट के अंदर, जिस अमाउंट से आपको केस करेगा वो अमाउंट भी आपको पे करना पड़ता है। तो कोशिश है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर जो ओनर है उसको अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना पूरा अधिकार होता है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, किसको नहीं करनी, कितना अगर आगे बेचना है तो कितने पैसे में बेचना है, वो सब वो डिसाइड करता है। तो कह रहा है एज मेंशन अर्लियर इन्फॉर्मेशन मेक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही है कि किसी ओनर ने क्या कुछ अपने जो टैलेंट है, अपना जो क्रिएटिविटी है, उससे क्या बनाया। कह रहा है एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड, कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन उसको बनाया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है बहुत सारे एफर्ट लगा के और बहुत सारा टाइम लगा के। कह रहा है द कॉस्ट फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व विद द क्रिएशन और प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइम तो है ही है, एफर्ट तो है ही है, इसके अलावा कॉस्ट कितनी लगी उस चीज़ को बनाने में वो भी मैटर करती है। कह रहा दो वन प्रोड्यूस इट बिकम वेरी इजी टू डुप्लीकेट इट एंड शेयर इट विद अदर। कह रहा है लेकिन ये उसके लिए आसान है जो कि उसी चीज़ की डुप्लीकेसी करके और दूसरों को शेयर कर देता है, क्योंकि उसकी मेहनत तो बेकार चली गई, जिसने जो उसका एक्चुअल ओनर है जिसने उसको क्रिएट किया है। कह रहा बट दिस वेरी थिंग्स मेक्स इंफॉर्मेशन डिफिकल्ट टू सेव गार्ड अनलाइक टेंजिबल प्रॉपर्टी। कह रहा है लेकिन इस टाइप की चीज़ों को जो है, इन्फॉर्मेशन को जो है उसको सेव करके रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था। जैसे हम नॉर्मल प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर हमारी क्या होती है, अगर हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन है, उसके हमारे पास कागज़ होते हैं, रजिस्ट्री होती है प्रॉपर कि ये भैया इस ऑनर की है, तो अगर आप जाएँ तो कोर्ट में भी जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को समझते हुए फिर IPR एक्ट को बनाया गया। तो कह रहा है द क्रिएटर और प्रोड्यूसर ऑफ इंफॉर्मेशन इज द रियल ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन। कह रहा है क्रिएटर और प्रोड्यूसर जिसने उस इंफॉर्मेशन को बनाया है वही उसका रियल ओनर है। एंड द पावर हैज़ एवरी राइट टू प्रोटेक्ट हिज हर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और कह रहा है उसको पूरा अधिकार है अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर, हर टाइप का उसको राइट है कि वो उसको कैसे प्रोटेक्ट करे। कह रहा है टू प्रोटेक्ट वंस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन कॉपीराइटेड और पेटेंटेड और यूज ट्रेडमार्क। अब बात आएगी सर कैसे कराएगा वो, उसको राइट कैसे आएगा उसका उसके ऊपर। तो आपने देखा होगा कई बार जो कंपनी के नाम होते हैं उसके ऊपर एक ऐसे आर सिंबल बना होता है, ऐसे गोले में, है ना। सपोज हम बात करें, सपोज एक नाम लिख लेता हूँ एडिडास। एडिडास के ऊपर अगर आर लिखा हुआ है, या फिर कई जगह आपको लिखा मिलेगा TM,
और ऐसे गोला लगा होगा। तो इनका मतलब होता है कि ये जो लोगो बनाया गया है ये रजिस्टर्ड लोगो है, यानी इसकी कॉपी नहीं बन सकती, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। टीएम मतलब ट्रेडमार्क है, इसको कोई दूसरा यूज़ नहीं कर सकता। पेटेंट बनवा लिया आपने, कॉपीराइट बना लिया। अगर आप आपकी बुक के सामने फ्रंट पेज पे देखोगे तो वहाँ सी लिखा होता है, इसका मतलब होता है कॉपीराइट, और आगे लिखा होगा ऑल राइट रिजर्व्ड। देखना अपनी बुक में के आगे, उसके आगे आपको जहाँ प्राइस आपका होता है बुक का, वहाँ पे लिखा होगा ऑल राइट्स रिजर्व। और किसको रिजर्व है उसका नाम भी लिख सकता है, पब्लिकेशन का नाम होगा या फिर ऑथर का नाम होगा। तो ये जो आपकी चीज़ें हैं ये आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर करा सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट का, इमेज का, लोगो का, किसी भी चीज़ का, ताकि वो आपकी ये रहे कि ये आपकी ओनर जो है वो ये ओनर था, इसी ने इसको बनाया है, कोई दूसरा उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आईपीआर राइट कहलाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। तो कह रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट, किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट होना चाहिए, कह रहे क्यों प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो जो इंडिविजुअल या बिजनेसमैन हैं वो नए सॉफ्टवेयर या नई एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे। अगर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की बात करें, अगर उसी का आपने क्या करना है, आप कॉपी करते जा रहे हो, कोई उसका मिसयूज़ करता जा रहा है, तो वो क्या करेगा, बनाना छोड़ देगा, बोलेगा यार बना के फ़ायदा क्या, मैं बनाता हूँ उसकी तुरंत कॉपी बन जाती है। तो अगर आईपीआर एक्ट होगा तो उसको ये संतुष्टि रहेगी कि अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ तो वो मेरे से बिलोंग करेगी, मेरा ही नाम उस एप्लीकेशन या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सामने चलेगा, कोई दूसरा उसको कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी, इंश्योर न्यू आइडिया एंड टेक्नोलॉजी आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, और कह रहा है अगर आईपीआर होगा तो आपके नए नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी हैं वो वाइडली आपके डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तीसरा, प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इकोनॉमी। अब अगर सपोज करें आप कोई सॉफ्टवेयर है, आपकी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और उसके सॉफ्टवेयर की कॉपी बन जाती है, तुरंत कोई ना कोई कॉपी बना लेता है, आईपीआर एक्ट नहीं था उस केस में, तो जो उसके इंजीनियर्स हैं, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर तो बिकेगा नहीं, मार्केट में फ्री में मिल रहा है कॉपी, उसी की कॉपी उस सॉफ्टवेयर की फ्री में मिल रही है, तो कौन खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा। कोई खरीदेगा नहीं तो कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा, कंपनी के पास पैसा नहीं है तो उसके इंजीनियर्स को क्या सैलरी देगी, इंजीनियर्स को सैलरी नहीं देगी तो इंजीनियर्स काम कब तक करेंगे, कुछ एक टाइम तक, उसके बाद छोड़ देंगे। और ऐसे ही जो नेशनल इकोनॉमी जो आपका टैक्स है वो टैक्स भी पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कहेगा तो मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं बना तो रहा हूँ सॉफ्टवेयर, बिक नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो है वो आपके कॉपी सॉफ्टवेयर आपके फ्री में मिल रहे हैं, तो मैं क्यों आपका पैसा लगाऊं इस चीज़ पे, क्यों इन्वेस्ट करूं। तो वो क्या होगा, हमारा नेशनल इकोनॉमी में उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल कम हो जाएगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा प्लेगरिज्म। ये बहुत ही आसान है, ठीक। प्लेगरिज्म का सीधा सीधा मतलब होता है स्टीलिंग, किसी चीज़ को चुराना, स्टील करना, ठीक। प्लेगरिज्म का मतलब होता है स्टीलिंग। तो स्टीलिंग क्या है, कह रहा है सिंपली पुट प्लेगरिज्म मीन स्टीलिंग सरप्राइज्ड। इफ यू लुक इनटू एन इंग्लिश डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड प्लेगरिज्म, इट विल गिव व्हाट लाइक द अनऑथराइज्ड यूज और क्लोज इमिटेशन ऑफ लैंग्वेज थॉट ऑफ अनदर ऑथर, आल्सो रिप्रेजेंटेशन देम एज ओन ओरिजिनल वर्क। कहने का मतलब है कि अगर आप डिक्शनरी में इसका मतलब देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किसी दूसरे के काम को चुरा कर अपना बना लेना और अपने नाम से उसको प्रेजेंट करना, वो हमारा क्या कहलाता है, प्लेगरिज्म। स्टीलिंग इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड रहेगा। तो देखें डेफिनेशन में भी इसने बताया, इट इज स्टीलिंग समवन एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, किसी दूसरे का जो बुद्धि से बनाया हुआ कार्य है उसको चुरा लेना और उसको रिप्रेजेंट करना अपने नाम से, बिना ये बताए कि यार ये इंफॉर्मेशन मैंने उधार ली है या मैंने उससे लिया है, उसकी परमिशन से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। कई बार अगर आपने देखा होगा कि कुछ बुक्स के अंदर अगर आपका कोई स्पेसिफिक नोट दिया हुआ है और जिस बुक से उसने रेफरेंस लिया हुआ है तो उस बुक का नाम वो जरूर देता है, रेफर्ड बाय या रेफरेंस टेकन फ्रॉम, ऐसे वो लिखेगा। क्यों, क्योंकि वो अगर ऐसा नहीं लिखेगा तो वो प्लेगरिज्म की कैटेगरी में आता है कि उसने दूसरी बुक से उस पर्टिकुलर पैराग्राफ को चुरा के अपनी बुक में अपने नाम से प्रेजेंट किया है। तो इस टाइप की जब वो चीज़ें करते हैं तो वो लिखते हैं टेकन फ्रॉम दिस बुक और उसको इटैलिक के अंदर लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तो प्लेगरिज्म आपका क्या है, स्टेलिंग किसी दूसरे का इंटेलेक्चुअल वर्क और उसके अपने नाम से प्रेजेंट करना, यही केवल आपका प्लेगरिज्म है। आईपीआर केवल एक राइट था जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट था, जो कि हमें राइट देता है ओनर को
कि उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो कॉपी ना किया जा सके। प्लेगरिज्म एक आपकी टेक्निक, हाँ जी, प्लेगरिज्म आपका इलीगल है वंशिका, प्लेगरिज्म इलीगल है, क्योंकि अगर आप करते पाए गए तो आपके ऊपर केस हो सकता है। इसके बाद कह रहा है ये वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी थी, ठीक। विदाउट साइटिंग द सोर्स का मतलब है कि बिना जो एक्चुअल सोर्स है कहाँ से वो लिया गया है उसको बिना मेंशन किए अगर आप उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो फिर वो आपका प्लेगरिज्म के अंदर आएगा। इसके बाद कह रहे हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट विल बी टर्म्ड प्लेगरिज्म, इनमें से कोई भी ऐसा काम जो आप करेंगे वो प्लेगरिज्म के अंदर आएगा। देखिए, यूजिंग समवन अदर ऑथर वर्क विदाउट गिविंग क्रेडिट टू ऑथर, हमने किसी दूसरे ऑथर से काम तो ले लिया लेकिन उसका नाम ही नहीं लिखा। जैसे कई बुक्स में हमने सपोज किया, मैंने किसी को बोला यार चल एक बुक लिखते हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो मेरी हेल्प कर दियो, मैंने उसकी हेल्प ले ली, उसने सपोज करें शुरू के 5 चैप्टर उसने कंपोज किए, उसने डिज़ाइन किए, सब कुछ उसने किया, बाकी के मैंने कर दिए। लेकिन जब बुक पब्लिशिंग का टाइम आया तो जब राइटर का नाम होता है वहाँ पे मैंने केवल अपना नाम लिख दिया, उसका नाम ही नहीं लिखा। इस टाइप की चीज़ भी आपकी क्या आएगी, किसके अंदर आएगी, प्लेगरिज्म के अंदर आएगी। इसी तरीके से यूजिंग समवन एल्स वर्क इन इनकरेक्ट फ्रॉम इंटेंडेड ओरिजिनल बाय द ऑथर क्रिएटर, किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन को गलत तरीके से प्रस्तुत करना या उसको गलत ठहराना बिना सबूत के, वो भी आपका प्लेगरिज्म में आएगा। किसी दूसरे की म्यूजिक कंपोजिशन देखो इसने दे दिया, उसको मॉडिफाई करके आप अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो भी आपका किस में आएगा, प्लेगरिज्म में आएगा। किसी इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में गलत बताना, गलत अफवाह फैलाना कि ये वाला चीज़ मैंने तो यहाँ से ली है, बुक, ये बुक का नाम लिख दिया लेकिन वो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिसको हम बोलते हैं रॉन्गफुल साइटेशन। साइटेशन का मतलब यही होता है रेफर करना किसी चीज़ को, जो रेफरेंस वाली चीज़ थी वो गलत मैंने बता दी, मैंने एक्चुअल चीज़ बताई नहीं। इसी तरीके से फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ अदर्स इन कोलैबोरेटिव एफर्ट टू विच यू आर आल्सो ए पार्ट ऑफ, ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी चीज़ का पार्ट हैं और उसके साथ आपने किसी दूसरे की भी हेल्प ली है और उसको या तो आपने क्रेडिट नहीं दिया उस चीज़ का या एक्नॉलेज नहीं किया कि इन्होंने भी मेरी हेल्प की है, तो वो भी आपका किस में जाएगा, प्लेगरिज्म के अंदर जाता है। अब है हाउ नॉट टू प्लेगराइज, कैसे प्लेगराइज होने से हम बच सकते हैं। सबसे पहले कह रहा है एज मोस्ट यूनिवर्सिटी पुट इन देयर स्टूडेंट हैंडबुक टू अवॉइड प्लेगरिज्म यू मस्ट गिव क्रेडिट वेयर एवर यू यूज्ड अनदर पर्सन आइडिया और ओपिनियन और थ्योरी। इनको आप कभी भी किसी भी दूसरे बंदे की जो थ्योरी है, आइडिया है, ओपिनियन है, उनको आप कभी भी कॉपी ना करें। अगर आप किसी बंदे के वर्ड्स को ले रहे हैं, यूज़ कर भी रहे हैं, तो उनको कोटेशन मार्क में डालें, कोटेशन मार्क के अंदर डालें। पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सन स्पोकन और रिटन वर्ड, और दूसरे के जो बोले गए शब्द हैं या दूसरे की बुक से लिए गया जो भी आपका मैटर है उसको आप पैराफ्रेज की फॉर्म में डालें, यानी उसका एक अलग से आपको पैराग्राफ इस तरीके से दिखाई दे, इटैलिक फॉर्म में हो और नीचे उसके लिखा भी हो रेफर्ड फ्रॉम, बुक का नाम, किस बुक से आपने रेफ़र किया, वो चीज़ आपकी लिखी होनी ज़रूरी है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्लेगरिज्म को हम रोक सकते हैं अगर हमें दूसरे का डाटा अगर हमें यूज़ करना है तो भी।